ठीक है। ये चैप्टर भी हम लोग आपके सिलेबस में नहीं है और बता रहे हैं क्यों। इसका कारण है कि 2024 में एक आपसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, जैसे एक रिएक्शन दिया था और उसमें अल्फा को उन्होंने निकाला है, उन्होंने बीटा को निकाला है, उन्होंने बीटा पॉजिटिव को भी निकाला है और लास्ट में पूछा था उन्होंने कि जेड का मान और ई का मान क्या होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस 2-3-4 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि अगर होंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। एक शब्द है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सब कुछ छीन लिया, मेरे दादू, मेरा घर। प्रियंका जी, झूठ नहीं बोला था मैं। यस सर। क्या हुआ? आप ओके? तो रेडियो एक्टिविटी, एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, जिसमें मतलब अचानक स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलता है, जिसकी सबसे पहली खोज हेनरी बैकवेल ने की थी। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उन्होंने क्या किया था, एक काली कपड़े से ढका और काले कपड़े से ढकने के बाद उसको फिर एक सिल्वर की एक शीट ली और सब करने के बाद उसको उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट से अलग कर दिया था और कई घंटों के बाद उन्होंने देखा था कि फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई थी, काली हो गई थी। तो उस समय अन्य कोई रेडिएशन ऐसा था नहीं जो कि उसको पार करके आ सकता था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई रेडिएशन उसको पार कर रहा है और इस मिशन को उन्होंने स्टैंज शब्द का यूज किया था, स्टैंज। उसी समय मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरी क्यूरी ने कहा कि नहीं, ये केवल स्टैंड प्रॉपर्टी यूरेनियम में ही नहीं है, बल्कि उन्होंने पोलोनियम जो उन्होंने स्वयं खोजा था, रेडियम, पोलैंड की थी मैडम क्यूरी, तो पोलैंड के नाम पर ही उन्होंने पोलोनियम रखा था अपने बर्थ प्लेस पर। और रेडियम उन्होंने कहा कई हजार 1000 टाइम्स मोर एक्टिव है किससे, रेडियो एक्टिव इससे, यूरेनियम से। ये कहने वाली कौन थी? मैडम क्यूरी थी और उनके हस्बैंड पियरी क्यूरी। और यही कारण है कि इसको कॉमन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था इस रिएक्शन पर, इस प्रॉपर्टी पर, इस फिनोमेनन पर 1903 में। कॉमन मतलब तीनों को मिलाकर, ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे कह दे कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया तो इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकवेल in 1896 while studying the fluorescence and phosphorescence। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि किसने इसको खोजा, तो उनका नाम है हेनरी बैकवेल है, आपको याद करना है। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। In 1898, just after 2 years, Marie Curie and her husband Pierre Curie discovered that not only uranium had this strange property, but polonium after Poland and radium were 1000 times more active than uranium। कई हजार गुना एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, किससे? यूरेनियम से। ये कहने वाली मैडम क्यूरी अपने हस्बैंड के साथ थे और यही कारण है कि 1903 में इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब कोई आपसे कह दे कि ये फिनोमेनन है क्या,
तो द फिनोमेनन ऑफ spontaneous emission of radiation from radioactive substance is called radioactivity, and the elements having this property is called are called radioactive elements. वैसे एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, इसको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहेंगे, जिसकी सबसे पहले खोज हेनरी बैकरल ने की थी। उनके साथ फिर बाद में मैडम कुरी और उनके हस्बैंड प्यूरी कुरी को जोड़ा गया था। ये 1896 है और ये 1898 है। इसके बाद यहां पर कह सकते जो रेडियो एक्टिविटी है ये न्यूक्लियर फिनोमेनन है। कैसा फिनोमेनन है? न्यूक्लियर फिनोमेनन है। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमेनन। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमेनन। Is a nuclear phenomenon. Radioactivity is self and man-made phenomenon. Man-made phenomenon. Radioactivity is first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन कर सकता है आपसे, अगर चाहे तो कर सकता है कि कैसा रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। कैसा फिनोमेनन है? स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है। रेडियो एक्टिविटी इज irreversible. Is irreversible phenomenon. Okay, radioactivity is irreversible phenomenon. First order reaction, irreversible phenomenon. Radioactivity is not influenced by कैटलिस्ट। जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कैटलिस्ट। टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ह्यूमिडिटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से किसी के द्वारा भी रेडियो एक्टिविटी इफेक्टेड नहीं है। इसे हम कैटलिस्ट से एक्सलेट नहीं कर सकते हैं, इसे हम टेम्परेचर से एक्सलेट नहीं कर सकते हैं, इसे हम प्रेशर से एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। इस पर ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आपसे कर सकता है तो यही एक क्वेश्चन है कि कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और कैसा फिनोमेनन है, इरिवर्सिबल फिनोमेनन है। इरिवर्सिबल फिनोमेनन है, फिनोमेनन है। एक और बात कह सकते हो, जो रेडियो एक्टिविटी है या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि विच एटम फर्स्ट डिसइंटीग्रेट, इट इज ए मैटर ऑफ चांस। कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम पहले डिके करेगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि सपोज कीजिए कि हमारे पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको हम प्रत्येक को एक एटम ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव एटम ले लेते हैं। किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये मैटर ऑफ चांस है, मैटर ऑफ चांस है। तो बाई चांस कोई कह दे तो आप ध्यान रखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive substance, radioactive atoms, the disintegration of radioactive atoms is spontaneous. Spontaneous. That is, which atom will first disintegrate, disintegrate. First disintegrate. It is a matter of chance. Matter of chance. ये भी हो सकता है कह दे कि कैसा फिनोमेनन है, तो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि कौन सा एटम पहले डिसइंटीग्रेट करेगा, ये मैटर ऑफ चांस है। तो यहां से एक क्वेश्चन की हम आशा कर सकते हैं कि कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिनोमेनन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नहीं एक्सलेट किया जा सकता है या डी एक्सलेट किया जा सकता है कैटलिस्ट के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, ह्यूमिडिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। इनसे एक्सलेट नहीं होते हैं। अब जहां तक रेडियो एक्टिव रेडिएशन की बात है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इसमें एक रेडिएशन है अल्फा पार्टिकल्स और दूसरा है बीटा पार्टिकल्स। इसको पहले बीटा रेज और अल्फा रेज भी कहा जाता था, लेकिन ये एक्चुअली पार्टिकल हैं। और ये खोजने वाले महान आत्मा रदरफोर्ड थे। और तीसरा रेडिएशन गामा रेज है, ये एक्चुअली रेज है। इसको खोजा था बाई विलार्ड, VILLARD, विलार्ड, इन 1900। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशन
तीन हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जिसमें हो सकता है 2025 में गामा पूछते। हम आपको बताएंगे एक्चुअली होता क्या है कि गामा एक्साइटेशन एनर्जी एक्चुअली है। इसमें प्रोटॉन्स की संख्या नहीं चेंज करती है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं चेंज करती है, यानी मास नंबर और एटॉम नंबर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल रेडिएशन जो एक्साइटेशन एनर्जी है, वही एक्साइटेशन एनर्जी रेडिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी वालों ने किया था, तो हो सकता है इसको नीट वाले क्वेश्चन कर दें। ओके, तो तीन प्रकार के रेडिएशन हैं। जहां तक रेडिएशन का सवाल है, अल्फा का सवाल है, अल्फा को 2019 में नीट वालों ने किया था एक्चुअली अल्फा रेडिएशन में। अल्फा रेडिएशन, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा और बीटा एंड गामा, इन तीनों का जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन वो एक्चुअली न्यूक्लियस है। तीनों ही, वो चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, इन तीनों का जो ऑरिजिन है वो क्या है, न्यूक्लियस है। एक सेंटेंस ये ध्यान रखिएगा, तीनों का न्यूक्लियस ऑरिजिन है। जहां तक पेनिट्रेशन पावर का सवाल है, पेनिट्रेशन पावर का सवाल है, पेनिट्रेशन पावर, इसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गामा का है। इसको कहा जाता है 10,000। अगर ये 10,000 है तो ये 100 है तो ये 1 है। एक बार ये क्वेश्चन आईआईटी ने भी किया है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखने वाला रेडिएशन कौन सा है, जिसमें गामा है। ये नीट का भी क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने 3 को लिया है, जिसमें उन्होंने सबसे हाईएस्ट में गामा है, उससे कम बीटा है और उससे कम क्या है, अल्फा है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। एक आयनाइजेशन पावर है, आयनाइजेशन पावर है, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की है 10,000, इसकी 100 मानते हैं। सबसे कम आयनाइजेशन पावर किसकी है, गामा की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जहां तक फोटोग्राफिक प्लेट का सवाल है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ये ब्लैक कर देता है, ब्लैक एंड, ये भी उसे ब्लैक कर देता है, ये भी उसे ब्लैक कर देता है। यानी तीनों में ही फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाती है, काली हो जाती है। अगर हम अल्फा को गिरा देंगे तो भी काली हो जाएगी, बीटा को गिरा देंगे तो भी काली हो जाएगी, गामा को गिरा देंगे तो भी काली हो जाएगी। ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि पेनिट्रेशन पावर या आयनाइजेशन पावर, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी है, अल्फा की है, और सबसे कम गामा की। लेकिन पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है, तो गामा की है। तीनों का ही ऑरिजिन न्यूक्लियस है। जहां तक फ्लोरेसेंस की बात है, ये तीनों से इफेक्टेड है, तीनों में फ्लोरेसेंस। अगर जेडएनएस पर डाल दिया जाए तो चमक पैदा करते हैं तीनों ही, वो चाहे अल्फा हो, चाहे गामा हो, चाहे बीटा हो। सबसे ये एक्चुअली इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। इसकी जो वेलोसिटी है 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी का 1/10 और 1/100 है। जो अल्फा रेडिएशन है, ये ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, में इनक्यूरेबल बर्न पैदा करता है।
इनक्यूरेबल वर्म, जिसको पुनः बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की वर्म पैदा करता है कौन? अल्फा। इसके बाद अगर इसको हम एटम्स पर डाल देते हैं तो एटम्स को तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है। और अगर हम किसी फॉइल पर डाल देते हैं तो इससे ये स्कैटर हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, जिसको रदरफोर्ड ने किया था, जो आपके सिलेबस में था, मैंने बताया भी है। तो यहां से भी मुझे कोई आशा नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन की आशा है कि अगर रेडिएशन पावर की अगर बातचीत की जाए तो ये हो जाएगा। जहां तक नेचर का सवाल है, जहां तक नेचर का सवाल है, ध्यान रखिएगा कि अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है, अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है। अगर हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये हीलियम अब प्लस प्लस है, ये अल्फा है, इसी को अल्फा कहा करते हैं। तो नीट यूजी 2019 में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अल्फा में क्या है, तो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ओनली, केवल उसमें लिखा है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, अल्फा पार्टिकल। हो सकता है फिर कर दे, क्योंकि आपकी बात लैंग्वेज में कर दे। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इज ए न्यूक्लियस ऑफ लिथियम, इज ए न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, ऐसा भी कर सकता है। तो एक्चुअली ये न्यूक्लियस है किसका? हीलियम का है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाल दिया है। अब बीटा, ये अल्फा है। अब बीटा, जिसको आप निगेटिव बीटा भी कह सकते हैं, बीटा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि अगर चार्ज की बात की जाए तो अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर E बराबर -1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम है। इसमें 2 हैं, एक नेगेटिव है जिसको हम -10 कहते हैं, एक्चुअली यही बीटा है, ये बीटा नेगेटिव है, और एक बीटा पॉजिटिव है, एक बीटा पॉजिटिव है, जिसको ये बीटा पॉजिटिव है और ये बीटा नेगेटिव है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर चार्ज पॉजिटिव, इसके मासेस बराबर बराबर है, एंटी पार्टिकल एक्चुअली। ये पॉजिटिव इस पर है 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम है। पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। और गामा न्यूट्रल है, नो चार्ज, नो चार्ज। ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। जब हीलियम को पूछ सकता है तो पॉजिट्रॉन को कह सकता है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, जो बीटा डिके है वो पॉजिटिव बीटा डिके पॉजिट्रॉन है, और नेगेटिव बीटा डिके जिसको केवल आप बीटा डिके कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ की कोई बात बन सकती है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये 2019 में किया गया है। अब यहाँ पर हेडिंग देते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ अल्फा डिके, इस पर बातचीत करें। इसमें एक रदरफोर्ड सॉडी लॉ है, उसको एकदम ध्यान दीजिएगा। उसी से आपका क्वेश्चन 2024 का था, जो हम अभी लिखने वाले हैं, कि रदरफोर्ड सॉडी ने कहा था कि अल्फा के निकलने से जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर 4 से घटता है और एटॉम नंबर 2 से घटता है। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप पीछे जाएगा। लाइन याद करो। इसी से जैसे मान लेते हैं 2 अल्फा निकाल लिए तो मास नंबर 8 घटेगा, एटॉम नंबर 4 घटेगा।
इसके बाद अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, ये मैंने आपको मैकेनिक्स में जब हम लोग वहां पर एक पार्टिकल को यानी एक सेल को हम लोगों ने एक्सप्लोड किया था 2 भागों में, वहां भी इस क्वेश्चन को मैंने कहा था आपसे कि अगर एटम रेडियो एक्टिव एटम रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब जब डिके करेगा तो डिके में एक अल्फा जाएगा और रेजिड्यू जिसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस पर प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज किया जाए तो लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा बराबर किसके 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम डॉटर न्यूक्लियस का मास इनटू उसकी वेलोसिटी का गुणा करें तो जो बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा की मास इनटू उसकी वेलोसिटी। तो 2015 में आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन किया गया था कि अगर यूरेनियम टूटता है थोरियम में और अल्फा में, अल्फा डिके में, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो किया जाए, हो सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ अल्फा डिके, मैकेनिज्म ऑफ बीटा डिके एंड मैकेनिज्म ऑफ गामा डिके से 2025 में भी कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, या हो सकता है रिकॉइल वेलोसिटी पूछ दिया अल्फा पार्ट इसकी रेजिड्यू न्यूक्लियस की जो डॉटर न्यूक्लियस है, वेलोसिटी पूछ दे, स्पीड पूछ दे, जो कि 4 क्वेश्चन आपको मैंने मैकेनिक्स बताए थे। ऊपर 4 भी अल्फा है बट ए -4 है। अगर भी पर एरो देते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि रेजिड्यू का क्या है रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गई। यहीं पर इसका रेडिएशन गामा रेडिएशन की बात हो सकती है। आराम से अब समझा जा सकता है कि जैसे अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा तो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यही एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ गामा क्या करेगा, इमिट कर देगा। यही कारण है कि गामा डिके में न तो मास नंबर चेंज होता है ना ही एटम नंबर चेंज होता है, दोनों में किसी का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अल्फा के समय मास नंबर 4 से घटता है और एटम नंबर 2 से घटता है। तो इसको एक बार देख लिया जाए और अदर 4 सॉरी को भी हम लोग एक बार यहां पर देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ अल्फा डिके, तो इसको हम लोग 2 दिन में खत्म कर लेंगे। ओके, मैकेनिज्म ऑफ अल्फा डिके इतना